नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग मैंग्रोव वन के बारे में जानेंगे। मैंग्रोव वन, जिनको कच्छ वनस्पति भी कहा जाता है, के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं मैंग्रोव वन से। सबसे पहले तो ये दे दिए हमारा मैंग्रोव वन का पिक है। ये मैंग्रोव वन है हमारे, ठीक है। ये मैंग्रोव वन की जड़ें और मैंग्रोव वन है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैंग्रोव वन या कच्छ वनस्पति क्या होते हैं। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं ना, वो क्या है, एक तरह के झाड़ी या पेड़ होते हैं जो कि खारे पानी में उगते हैं, जो कि तट के खारे पानी में उगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि मैंग्रोव एक तरह के झाड़ी या पेड़ होते हैं जो कि खारे पानी में आमतौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो पौधे होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं, इनके लिए सबसे सुटेबल जलवायु कौन सी होती है। तो इनके लिए सबसे सुटेबल जलवायु होती है भूमध्य रेखीय जलवायु या इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इस जलवायु में ये खास करके पौधे पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु क्या होती है या कहाँ पाई जाती है, ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखिए कि जो मैंग्रोव वन होते हैं उनके लिए सबसे सुटेबल जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु होती है, ठीक है। और ये हम ऊपर देख ही चुके हैं कि ये ज्वारी नदियों के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो मैंग्रोव वन है ये खारे पानी में उगते हैं। तो खारे पानी में उगने के लिए ये कैसे अनुकूल होते हैं, ये खारे पानी में कैसे रह पाते हैं, ठीक है। तो पाते हैं, तो मैंग्रोव वन खारे पानी में क्यों रह पाते हैं, इसका प्रमुख रीजन है कि इनमें ऑक्सीजन लेने और नमक हटाने की एक विशेषता होती है जो उन्हें उन स्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। ये जो मैंग्रोव वन होते हैं इनमें ऑक्सीजन को लेने और नमक को हटाने की एक खास विशेषता होती है, जिसके कारण ही ये वन खारे पानी में सरवाइव कर पाते हैं या खारे पानी में उगने के अनुकूल होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि ये जो मैंग्रोव वन है ये सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये हमारे 30 अंश या 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों में पाए जाते हैं, ठीक है। 30 डिग्री हमारा नॉर्थ हो गया और 30 डिग्री साउथ हो गया। इन दोनों अक्षांशों में ये भूमध्य सॉरी ये मैंग्रोव वन खासकर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं ना, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, इनके बारे में हम आगे अभी देखेंगे। अब देखिए भूमध्य रेखा के 5 डिग्री में, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री के भीतर, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, ठीक है। 5 डिग्री अगर गोलार्ध में देखें, पृथ्वी गोलार्ध में, तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मैंग्रोव नमक सहिष्णु पेड़ पेड़ झाड़ियों और फर्न है, जिन्हें हेलोफाइट्स भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, जो हमने पीछे भी बात किया था, ये उष्णकटिबंधीय भूमध्य क्षेत्र क्या है या जलवायु, तो भूमध्य रेखीय जलवायु क्या होती है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। अब भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भूमध्य रेखीय जलवायु कहाँ पर होती है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 5 अक्षांश से 10 अक्षांश तक विस्तृत जलवायु प्रदेश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। जैसे अब देखो इसमें देखिए, मैप में देखिए, गोलार्ध है ना, तो ये हमारी एक विषुवत रेखा या भूमध्य रेखीय रेखा है, ठीक है, जो कि काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के गोलार्ध को, ठीक है, 2 हिस्सों में बांटती है। एक हमारा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हिस्सा, एक हमारा साउथ हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, इस रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री से 10 डिग्री साउथ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय जलवायु कहते हैं, या भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये हमारा भूमध्य रेखा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने और कौन सा एक टर्म देखा था पिछली स्लाइड में, फिर उसके बाद हमने देखा तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो देखते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का भाग है, ठीक है। तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का भाग। तो अगर हम मैप में देखें तो 23.5 डिग्री ये हमारा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, तो इसके बीच का जो क्षेत्र ना, ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है हमारा, ठीक है। ये सारा क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हम लोगों ने देखा था। तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री से लेके
साढ़े 23 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और उसी तरह हमारा ये साउथ में भी हो जाएगा, जीरो से सॉरी ये 23.5 से यहाँ से 23.5 से 40 डिग्री तक का, ठीक है, 40 डिग्री 40 डिग्री तक के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसके बाद है कि मैंग्रोव वनों में पानी के विसर्जन और तरंग क्रिया से निपटने के लिए एक जटिल नमक स्पंदन प्रणाली या सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, और एक जटिल प्रणाली कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम भी होता है। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं वो खारे पानी में उगते हैं, तो खारे पानी की विसर्जन और जो तरंग क्रिया होती है उससे निपटने के लिए इनमें एक खास तरह की प्रणाली पाई जाती है, जो कि एक नमक स्पंदन प्रणाली और कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम, जिसके कारण जिन सिस्टम के कारण ये जो पेड़ होते हैं, वन होते हैं, उन खारे पानी में सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, फिर 26 जुलाई को हम लोग मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैंग्रोव बायोम, जिसे अक्सर मैंग्रोव वन या मंगल कहा जाता है, एक विशिष्ट वुडलैंड या झाड़ीदार निवास स्थान है जो निक्षेपण तटीय वातावरण की विशेषता है। बायोम क्या होता है? तो बायोम एक बायोम जो होते हैं उनको अक्सर मैंग्रोव वन या मंगल कहा जाता है। ठीक है, मंगल ध्यान रखिए, ये कभी पूछता है क्वेश्चन में कि मैंग्रोव बायोम और किस नाम से जाना जाता है या क्या कहते हैं इनको, तो ठीक है मंगल बोला जाता है इसको। ठीक है, मैंग्रोव बायोम को। ठीक है, बायोम क्या होता है इसको भी देखते हैं आगे। तो मैंग्रोव, और ये जो मैंग्रोव बायोम होते हैं ये क्या होते हैं, एक विशिष्ट प्रकार के खारा वुडलैंड या झाड़ीदार निवास स्थान होता है। ठीक है, झाड़ीदार क्या है, निवास स्थान जहाँ पर जीव जंतु सर्वाइव करते हैं, जीव जंतु का निवास स्थान होता है पेड़ पौधों में। ठीक है, ये जो मैंग्रोव बायोम होते हैं ना, ये निक्षेपण तटीय वातावरण की एक विशेषता होती है, और यहाँ पर क्या होता है, उच्च ऊर्जा तरंग के कारण संरक्षित क्षेत्रों में बारीक तलछट जो कि कार्बनिक सामग्री होते हैं एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बायोम क्या होता है। को बायोम को जीवों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। ठीक है, और एक बायोम में पौधे और जानवर दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो बायोम होता है पौधे और जानवर भी दोनों शामिल होते हैं जो सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। ठीक है, एक तरह की विशेषताओं को साझा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बायोम होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अवायवीय या एनारोबिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस घुलनशील लवण अकार्बनिक फास्फेट सल्फाइड और मीथेन को मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया या अवायवीय बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस घुलनशील लवण और अकार्बनिक फास्फेट सल्फाइड और मीथेन को मुक्त करते रहते हैं। ठीक है, अवायवीय या एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है उसको अभी देखते हैं। अवायवीय बैक्टीरिया या एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें चयापचय या मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इनको मेटाबॉलिज्म के बिना ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बिना ऑक्सीजन के ही मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया कर सकते हैं या चयापचय की प्रक्रिया कर सकते हैं। और ये चरम वातावरण या कठोर वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि गर्म झरना हो गए, गर्म झरने हो गए, ठीक है, या सिंक होल हो गए। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और ये ऐसे वातावरण में भी पाए जाते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं होती है, जैसे कि हमारे गुफाओं की दरारें होंगी, गुफा हो गई या गुफाओं की दरारें होंगी जो अक्सर पेट्रोलियम द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन होती नहीं, तो वहां पर भी ये एनारोबिक बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आगे होगा एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये वे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बिना ऑक्सीजन के लिए मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं न्यूमेटोफोर्स, ये क्या होते हैं। तो न्यूमेटोफोर्स हवाई जड़ें या एरियल रूट्स भी बोल सकते हैं जिनके द्वारा मैंग्रोव वायुमंडल से सीधे गैसों और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो जो न्यूमेटोफोर्स होती है ये क्या होती है, एक तरह की जड़ें होती हैं, हवाई जड़ या एरियल जड़ें होती हैं जो जो पानी से ऊपर निकलने की कोशिश करती है, पानी से खुले वातावरण में या वायुमंडल में आने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे कारण क्या होता है, ताकि वे वायुमंडल से जो गैसें हैं या अन्य पोषक तत्व उनको डायरेक्ट अवशोषित कर सकें। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स और भी देख लेते हैं।
तो निमेटोफोर्स जिन्हें हवा में जड़ भी कहा जाता है, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, हवा में जड़ भी बोलते हैं। विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं जो हवा तक पहुंचने के लिए पानी या मिट्टी से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जो पानी या मिट्टी से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, और वहां से या दलदल या ज्वारीय स्थानों में उगने वाले पेड़ों की जड़ के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो जैसे वो बताया कि न्यूट्रॉन से तरह की जड़ें होती हैं हवा, जिनको हवा जो कहते हैं, जो पानी या मिट्टी से क्या ऊपर की बढ़ती हैं, क्यों बढ़ती हैं, ताकि वह दलदल या ज्वारीय में जो उगने वाले पेड़ है ना, उनके लिए ऑक्सीजन प्राप्त कर सके, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले सके। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं न्यूमेटोफोर्स रूट। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत में मैंग्रोव वनों की स्थिति क्या है। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ और किस अनुपात में पाए जाते हैं, उसकी जानकारी देखते हैं। तो भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट है 2021 भारत राज्य वन रिपोर्ट। इसके अनुसार देश में मैंग्रोव कवर 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में 17 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि के साथ 4,992 वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। तो भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% मैंग्रोव वन है। ठीक है, और अगर एरिया की बात करें तो एरिया हमारा कितना है, 4,900 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2019 से कितना ज्यादा है, 17 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन का एरिया है, कितना है, 2,114 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, जहाँ जो कि दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पर 1,175 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन फैले हुए हैं में। उसके बाद अंडमान निकोबार आता है, जहाँ पर 616 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन फैले हुए हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, फिर गुजरात में, और उसके बाद अंडमान निकोबार में। और पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा या पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है पश्चिम बंगाल का, सुंदरवन। ठीक है, सुंदर, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ सुंदरवन। ठीक है, तो सुंदरवन मैंग्रोव वन है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र, ऊपर बताया जैसे कि जो सुंदरवन है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है, और ये एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है। ठीक है, सुंदरवन। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भारत में जो है वो है भितरकनिका मैंग्रोव वन। ठीक है, ये हमारा कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा के भितरकनिका में। ठीक है, तो ये हमारा उड़ीसा के भितरकनिका में है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, जो कि है भितरकनिका मैंग्रोव। ठीक है, ये कहाँ पर बना हुआ है, ये वैतरणी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा पर बना हुआ है। ठीक है, सुंदरवन हमारा जो सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो वो हमारा बना हुआ है गंगा, मैंग्रोव बना हुआ हमारा बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र, और तीसरी नदी मेघना। ठीक है, तो सुंदरवन जो कि है, जो मैंग्रोव वन है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी के डेल्टा पर बना हुआ है, और भितरकनिका वैतरणी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा पर बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें ये एक पाई चार्ट इसके माध्यम से भी देख लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से सबसे मैंग्रोव वनों का क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे पिछले स्लाइड में देखा है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा एरिया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कितना है, वेस्ट बंगाल में 43% है। ठीक है, मैंग्रोव के क्षेत्र, ये नंबर 1 पे। उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा था, गुजरात। देखिए गुजरात में कितना, 24% है। ठीक है, गुजरात में 24% एरिया, ये हमारा दूसरा हो गया। और तीसरा हमारा क्षेत्र था अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर 12% है, ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल 43% जहाँ पर एरिया है, दूसरा गुजरात जहाँ पर 24% मैंग्रोव क्षेत्र है, और तीसरा अंडमान निकोबार आइलैंड जहाँ पर 12% क्षेत्र है। अब इस मैप के दौरान हम लोग लोकेशन को थोड़ा सा ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि जो हमने मैंग्रोव वन देखे हैं वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो मैंग्रोव ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कौन सा देखा था, सुंदरबन मैंग्रोव, जो कि सबसे बड़ा है ना विश्व का। तो देखिए ये हमारा पश्चिम बंगाल में ये है हमारा सुंदरबन मैंग्रोव। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा सबसे कौन सा था, भितरकनिका। ये रहा भितरकनिका मैंग्रोव, जो कि कहाँ था, उड़ीसा में। ठीक है, भितरकनिका मैंग्रोव। इसके बाद हमारा एक देखिए ये है कौरिंगा मैंग्रोव। ठीक है, कृष्णा मैंग्रोव,
पिचावरम जो कि तमिलनाडु, ठीक है। पिचावरम एक मैंग्रोव क्षेत्र है जो कि पिचावरम कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। और इसके बाद मुत्तुपेट्टा, ठीक है, मुत्तुपेट्टा मैंग्रोव भी तमिलनाडु का है, ठीक है। केरला मैंग्रोव है, गोवा मैंग्रोव हो गया हमारा, महाराष्ट्र मैंग्रोव हो गया, गुजरात मैंग्रोव हो गया, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड मैंग्रोव हो गया, ठीक है। तो हमारा सबसे ज्यादा एरिया कहाँ था, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में, जो कि नंबर 1 पे था। उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा था, गुजरात, ठीक है, ये था हमारा दूसरा। और तीसरा हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये हमारी मैप पर मैंग्रोव वनों की स्थिति भारत में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि भारत में मैंग्रोव वनों की स्थिति क्या है। अब विश्व में देख लेते हैं थोड़ा सा कि विश्व में मैंग्रोव वनों की स्थिति क्या है। तो वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 रिपोर्ट के अनुसार 113 देशों में कच्छ मतलब जो मैंग्रोव वनों का जो आवरण है कितना 17.79 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। और एशिया में सबसे ज्यादा है, एशिया में सबसे ज्यादा एरिया कितना 5.55 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर 2 पे आता है अफ्रीका, उसके बाद आता है उत्तरी और मध्य अमेरिका, और सबसे लास्ट में है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे विश्व में पाए जाने वाले मैंग्रोव क्षेत्र में 40% हिस्सा ना सिर्फ इन 4 देशों में है, इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया और मैक्सिको। तो मैंग्रोव वनों का 40% से अधिक का जो हिस्सा है वो इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया और मैक्सिको में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी है विश्व में मैंग्रोव वनों की स्थिति, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये मैप देख लेते हैं, ये मैप है जहाँ हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट को दिखाया गया है। जितना भी रेड कलर का एरिया देख लो वो सारा हमारा मैंग्रोव एरिया दिखाया गया है, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंग्रोव वन है उसको दिखाया गया है रेड कलर में, ठीक है। तो हमने ऊपर सबसे पहले स्लाइड में देखा था कि जो मैंग्रोव वन होते हैं वो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा 0 से 20 है, यानी कि 10 इसके बीच में कहीं पर होगा, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं 10 है, ठीक है। और ये हमारा 0 है, तो और ये 20 तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा 10 है, ठीक है। और 5 भी इसके आसपास होगा कहीं पे, इसी तरह 5 भी होगा, ठीक है। तो 5 से 10 यानी कि ये एरिया, ठीक है, इतना ये। और उसी तरह 5 से 10 ये, ठीक है। तो देखिए इसी तरह इसलिए बोला जा रहा है कि जो 5 डिग्री 5 से 10 डिग्री के बीच में उत्तर और दक्षिण के आसपास भूमध्य रेखा के आसपास या भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये देख सकते हैं हमारा और लोकेशन हमारे भारत यहाँ पर गुजरात का दिखाई है, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। ये एरिया में भारत में, ठीक है। ये और भी इसमें देख सकते हो, ये हमारा ये सारा इंडोनेशिया का एरिया हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो मैंग्रोव वनों की एक अगली विशेषता है, क्वालिटी है, वो है जल की हानि को सीमित करना, ठीक है। क्योंकि एक तो खारे पानी में होते हैं, अगर जल की हानि सीमित नहीं होगी तो ये पौधे या पेड़ वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंग्रोव वनों को जल की हानि को सीमित करने की एक विशेषता होती है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, मैंग्रोव अपनी पत्तियों के माध्यम से खोए जाने वाले पानी की मात्रा को सीमित करते हैं, ठीक है। कि वे अपने रंध्र के उद्घाटन को प्रतिबंधित कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं वो अपने रंध्र रंध्र क्या होते हैं, पत्ती की सतह पर छिद्र जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। उनको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है पानी के जल की हानि को सीमित करने का, वे दोपहर की कड़ी धूप से बचने के लिए अपनी पत्तियों का रुख ओरिएंटेशन भी बदलते हैं और इस प्रकार पत्तियों से वाष्पीकरण कम हो जाता है, ठीक है। तो मैंग्रोव वन क्या करते हैं, जब कड़ी धूप होती है, दोपहर होती है, तो अपने पत्तियों की रुख को ओरिएंटेशन को भी बदल लेते हैं, जिससे क्या होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाती है, कम हो जाती है और पानी की बचत होती है, ठीक। उसके बाद मैंग्रोव वनों के लाभ क्या है, अगर मैंग्रोव वन ज्वारी नदियों के किनारे पाए जा रहे हैं तो उनके क्या फायदे होते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं मैंग्रोव वनों के फायदे लाभ। तो मैंग्रोव वनों का सबसे पहला लाभ यह है कि मैंग्रोव वन स्थायी तटीय कोस्टल और समुद्री परिस्थिति तंत्र को बनाए रखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वे अपने आसपास के क्षेत्रों को सुनामी और कठोर मौसमी घटनाओं से बचाते हैं, ठीक है। जहाँ मैंग्रोव होते हैं वो क्या करते हैं, उनका दूसरा फायदा ये होता है कि जो सुनामी की लहरें होती है ना उनको उनसे भी बचाते हैं। तीसरा उनका फायदा क्या लाभ क्या है कि मैंग्रोव वन कार्बन पृथक्करण कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और भंडारण में भी प्रभावी होते हैं। तीसरा फायदा यह है कि जो मैंग्रोव वन होते हैं वो कार्बन का क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं। कार्बन पृथक्करण मतलब
मैंग्रोव वन क्या करते हैं, जो वातावरण में, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है। या दूसरी भाषा में कहें तो कार्बन पृथक्करण पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र करना, हटाना और स्थायी भंडारण करना होता है। इससे पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन हटाने की एक प्रमुख विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो ये जो हमारे मैंग्रोव वन होते हैं, ये कार्बन पृथक्करण के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो एक तो ये फायदा है, ठीक है। तो ये था हमारा मैंग्रोव वन, जिनके बारे में हमने देखा, जिनके बारे में जाना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अब अगले किसी और वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।